नमस्कार। आज बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के एक बयान को लेकर देश भर में राजनीति गर्म रही। विरोधी दलों ने लोकसभा स्पीकर से बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नड्डा से बिधूड़ी को पार्टी से निकालने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। जानकारी मिली है कि बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनके बयान पर जवाब मांगा है। असल में कल लोकसभा में चंद्रयान की कामयाबी पर चर्चा के दौरान रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली के खिलाफ एक अमर्यादित और अशोभनीय कमेंट किया, जिसको लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ। स्पीकर ने बिधूड़ी की स्पीच के डेरोगेटरी पार्ट को रिकॉर्ड से हटा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में खड़े होकर बिधूड़ी के बयान पर खेद जताया। इसके बाद मामला शांत हो गया। लोकसभा की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चली, लेकिन आज रमेश बिधूड़ी की स्पीच के उसी अंश को लेकर विरोधी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर रमेश बिधूड़ी के बयान को खूब सर्कुलेट किया गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन विपक्ष ने आज दिन भर इस मुद्दे पर जमकर राजनीति की। विपक्ष ने सरकार पर कैसे हमला बोला, यह मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले आपको दिखाता हूं कल देर रात चर्चा के दौरान लोकसभा में क्या हुआ था। कल देर रात लोकसभा में मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर चर्चा के दौरान रमेश बिधूड़ी बोलने के लिए खड़े हुए। उस वक्त कांग्रेस सांसद के सुरेश स्पीकर की कुर्सी पर थे। बिधूड़ी ने कहा कि चंद्रयान 2 की असफलता की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा था कि चिंता न करें, परेशान ना हो, अगले प्रयास में जरूर कामयाब होंगे। इसलिए चंद्रयान 3 की कामयाबी का श्रेय भी प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। इसके बाद बिधूड़ी ने याद दिलाया कि विरोधी दलों के नेता किस तरह मोदी को मौत का सौदागर कहते थे, उनके मर जाने की दुआएं मांगते थे। इसी दौरान दानिश अली ने रमेश बिधूड़ी को टोका तो वो भड़क गए और लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ ऐसे शब्द बोल दिए जिनको लेकर हंगामा हो गया। सिरे ले रहे हैं नहीं तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। बिधूड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात रहना थी। बाहर देखो। Honorable member is saying a terrorist. To whom he is saying the terrorist? Are the terrorists are in this house? What he says? If terrorist can enter in this house, he must apologize. ये क्या है? We'll verify the record. What is this? How can he be allowed? No, you. How can he be allowed to say this? बिधूड़ी जिस वक्त लोकसभा में रमेश बिधूड़ी के बयान पर हंगामा हो रहा था, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में मौजूद थे। जब हंगामा बढ़ा तो राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने रमेश बिधूड़ी के बयान पर अफसोस जताया। माननीय सभापति महोदय, मैं जब हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज मेरी बात। I already gave a ruling that were already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। राजनाथ सिंह ने खेद जताया। इसके बाद उस वक्त के लिए तो हंगामा खत्म हो गया, लेकिन आज रमेश बिधूड़ी की स्पीच का वीडियो विरोधी दलों ने सोशल मीडिया पर अपलोड करके सरकार पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि अब मोदी रमेश बिधूड़ी का यह भाषण खाड़ी देशों में अपने मुस्लिम दोस्तों को भी सुना दें। कांग्रेस ने लिखा कि रमेश बिधूड़ी को एक सांसद को ऐसी गालियां देने का हौसला खुद प्रधानमंत्री ने दिया है, क्योंकि वो अपने सांसदों की ऐसी हरकतों पर कभी कार्रवाई नहीं करते। आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने भी
रमेश बिधूड़ी के बयान पर कड़ा एतराज जताया। सबने बिधूड़ी के बयान की कड़ी निंदा की, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विपक्षी दलों ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उनके मामले को संसद की प्रिविलेज कमेटी को भेजने की मांग की है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि रमेश बिधूड़ी को लोकसभा से सस्पेंड किया जाए। विशेष सत्र में प्रधानमंत्री ने कई भाषण दिए, नया चैप्टर खुलेगा, नई रोशनी आएगी, नई जान आएगी, नई दिशा है। रमेश बिधूड़ी ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा क्या है। तो मैं इनको तो बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांग करता हूँ। तुरंत फौरन इसको सस्पेंड कीजिए। बिधूड़ी को माफी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने कहा है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर तनीश अली के बारे में, अत्यंत निंदनीय है। ये अपमान है, न केवल तनीश अली का अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है, देश का अपमान है। जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और मैं देख रहा था रक्षा मंत्री ने उठकर माफ़ी मांगने की कोशिश की। मैं समझता हूँ अपर्याप्त है। स्पीकर ने भी उनको आज चेतावनी दी है, वो भी अपर्याप्त है। क्योंकि जो रमेश बिधूड़ी ने कहा है, देश ने देखा है, देश ने सुना है, ये बहुत आपत्तिजनक है, अति निंदनीय है। आम आदमी पार्टी ने भी रमेश बिधूड़ी को तुरंत निलंबित करने की मांग की। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी गली के गुंडों की पार्टी बन गई है। प्रधानमंत्री नए संसद भवन की गरिमा बढ़ाने की बात कर रहे थे और उनके सांसद गाली गलौज पर उतर आए। भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। अगर इस प्रकार की परंपरा शुरू हो गई है तो कल तो सदन में मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। दानिश अली को जिस तरीके से उग्रवादी, मुल्ला, आतंकवादी और एक शब्द गाली का ऐसा बोला गया जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, ये क्या भाषा है? प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सैंक्शन करते हैं? आरएसएस में यही सिखाया जाता है, यही संस्कार दिया है बीजेपी ने। गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर, हम लोग संसद में जाना छोड़ दें? तो ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में बयान रमेश बिधूड़ी ने दिया, लेकिन विरोधी दलों ने निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया। आरजेडी के नेता मनोज झा ने भी कहा कि जिस बीजेपी में प्रधानमंत्री की इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, वहां बिधूड़ी ने अपनी मर्जी से एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ इतना घटिया बयान दिया होगा, इस बात पर उन्हें यकीन नहीं है। मुझे दुख जरूर हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, आश्चर्य कतई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही है। गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं है, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूड़ी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है। आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता है। तो बिधूड़ी कैसे हिल गए? जिस वक्त हंगामा हुआ उस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सीट पर नहीं थे, इसलिए आज स्पीकर के ऑफिस की तरफ से बताया गया कि जैसे ही ओम बिरला के पास रमेश बिधूड़ी के बयान पर हंगामे की जानकारी पहुंची तो स्पीकर ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर सख्त नाराजगी जाहिर की, उनकी स्पीच के उस अंश को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया।
स्पीकर ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ऐसी गलती करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लेकिन दानिश अली इससे संतुष्ट नहीं है। आज उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर औपचारिक तौर पर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दानिश अली ने कहा कि अगर स्पीकर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो वो संसद की सदस्यता छोड़ देंगे। वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है वो कोई, वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं, वहां किसी पार्टी के या उसका नहीं, ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता बैठ के पीछे पेट थपथपा रहे कि बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। हम वहां प्रोटेस्ट करते रहे, तब रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कहा है जिससे हमारे विपक्ष के सांसद को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सुना नहीं, रिकॉर्ड पे है। अगर कहा है तो मेरे पास उस सदन को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं क्या क्या छोड़ूं। उस सांसद ने तो यह भी कहा कि बाहर निकल देखता हूं। मैं किसके पास जाऊं सुरक्षा के लिए, मैं किसके पास जाऊं प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद बीएसपी सांसद दानिश अली ने रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर सीधे संघ और प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। दानिश अली ने पूछा कि क्या संघ की पाठशाला में लोगों को ऐसी ही भाषा सिखाई जाती है? दुनिया की लोकतंत्र की वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज ये क्या है, इस देश में हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आदरणीय लोकसभा स्पीकर कल की घटना का संज्ञान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। मैंने नोटिस दिया है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है। रमेश बिधूड़ी के बयान ने विपक्ष के तमाम नेताओं को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया। सारे विपक्षी नेता बीजेपी को मुस्लिम विरोधी और अल्पसंख्यकों से नफरत करने वाली पार्टी बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, फिर उनकी पार्टी के नेताओं के दिल में मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर क्यों है? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रमेश बिधूड़ी का बयान उन मुसलमानों को बार बार सुनना चाहिए जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं। अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते? मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूं इन चीज़ों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं?
जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने थोड़े अलग अंदाज में रमेश पिथौड़ी के बयान की निंदा की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी को नए संसद भवन में फिनाइल रखवानी चाहिए, जिससे बीजेपी के सांसद अपनी जुबान साफ कर लें और ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल ना करें। कई मसले हल हो सकते हैं, पर आपने तो पार्लियामेंट हाउस तो बनाया, पर साथ में कोई फिनाइल भी खरीद के ले जानी चाहिए थी, ताकि ऐसे ये जो दरिंदे हैं जो इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, उनका दिमाग और मुंह उनका धो लेते, ताकि बात करने से पहले उनकी जबान साफ हो जाती और वो इस किस्म के नाजेब और इस किस्म के जो गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते एक कौम के लिए। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी को सोचना चाहिए, उनको इस नए पार्लियामेंट में बिल्डिंग के अलावा फिनाइल का भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने लोगों का मुंह साफ करने के लिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रमेश पिथौड़ी को संसद से बर्खास्त करने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि सदन में इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाले नेता के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगनी चाहिए। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। और शाम को राहुल गांधी दानिश अली से मिलने के लिए उनके घर गए। उनके साथ कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे। दानिश अली से मिलने के बाद राहुल गांधी ने दोहराया कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी से मिलने के बाद दानिश अली ने कहा कि उन्हें तसल्ली है कि इस मामले में वो अकेले नहीं है, पूरा विपक्ष उनके साथ है। मैं अकेला नहीं खड़ा कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है, और मैं अकेला नहीं हूं। वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी, वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। रमेश पिथौड़ी ने जिन शब्दों और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसका तो कोई समर्थन नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री ने उसी वक्त खेद जता दिया। स्पीकर ने रमेश पिथौड़ी की स्पीच का वो हिस्सा कार्रवाई से हटा दिया, उन्हें चेतावनी भी दी। इसके बाद भी अगर विपक्ष रमेश पिथौड़ी के खिलाफ और ज्यादा सख्त कार्रवाई चाहता है तो इस पर फैसला स्पीकर को करना है। जहां तक इस मुद्दे पर सियासत का सवाल है तो विरोधी दलों के नेता रमेश पिथौड़ी के बयान के जरिए बीजेपी को एंटी मुस्लिम साबित करने की कोशिश करेंगे। इसका इस्तेमाल चुनावों में भी होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दानिश अली बीएसपी के एमपी हैं। बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों ने इस मुद्दे पर दानिश अली का साथ दिया। राहुल गांधी तो दानिश अली से मिलने के लिए उनके घर भी गए, लेकिन बीएसपी दानिश अली के साथ खड़ी नहीं दिख रही है। आज मायावती का सिर्फ एक ट्वीट आया, उसमें भी उन्होंने सिर्फ औपचारिक विरोध जताया। यह लिखा कि स्पीकर ने तो फौरन एक्शन लिया, मगर बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की। बीएसपी के किसी और नेता ने इस मुद्दे पर कोई बयान तक नहीं दिया, जबकि लोकसभा में बीएसपी के 10 एमपी हैं। इसलिए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दानिश अली बीएसपी छोड़ सकते हैं। संसद में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज बीजेपी के हेडक्वार्टर में हजारों महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। देश की आधी आबादी को उसका पूरा हक देने के लिए मोदी को शुक्रिया कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो फूलों से उनका स्वागत हुआ। उसी दौरान बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने मोदी को फूलों का गुलदस्ता देकर जैसे ही उनके पैर छूने की कोशिश की, पैर छूने के लिए झुकी, मोदी फौरन पीछे हट गए, उन्हें पैर छूने से मना किया, हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मोदी है तो मोदी है। धन्यवाद धन्यवाद। तमाम महिला कार्यकर्ताओं से मिलते हुए मोदी मंच पर पहुंचे। यहां दूर दराज के इलाकों से आई गरीब परिवार की महिलाओं ने प्रधानमंत्री को माला पहनाई। कुछ महिलाओं ने मोदी के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। प्रधानमंत्री ने भी मातृशक्ति के सामने झुककर उन्हें नमन किया, प्रणाम किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबको बधाई दी और कहा कि संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है तो इसके पीछे वो जनता है जिसने देश को एक मजबूत सरकार दी। ये सुनकर वहां मौजूद महिलाएं मोदी हैं तो मुमकिन है के नारे लगाने लगी। मोदी ने कहा कि ये मोदी का कमिटमेंट था जो उन्होंने पूरा किया। महिलाओं का जीवन सुधारने के लिए उन्होंने जो गारंटी दी थी ये उसका सबूत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। इसके बाद मोदी ने उन नेताओं को भी जवाब दिया जो सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ दिखावे के लिए महिला आरक्षण बिल को पार्लियामेंट में कई बार पेश किया, लेकिन कभी इसे पास कराने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तभी बिल लेकर आई जब पूरा होमवर्क कर लिया और बिल को पास कराने का पूरा इंतजाम कर लिया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी ये, निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ। नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। मैं तो कल भी, सबने वोट तो दिया, लेकिन कुछ लोगों को इस में तकलीफ थी कि नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाए हो। क्या इस देश की नारी को वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधारा को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाए? हमारी संसद में भी नारी शक्ति का महत्व दिखा है। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको
बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए। इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म होने के ठीक आधे घंटे बाद राहुल गांधी सामने आए और इल्जाम लगाया कि मोदी महिला आरक्षण बिल सिर्फ सियासी फायदे के लिए लाए हैं। नारी बंधन बिल मोदी सरकार की डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है और वो इस बिल के नाम पर दरअसल असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि असल मुद्दा जातिगत जनगणना का है, कास्ट सेंसस का है, जो कराना बहुत जरूरी है और तभी पता चलेगा कि देश में ओबीसी समुदाय के कितने लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने बिल तो पास करा लिया है, लेकिन कास्ट सेंसस और डीलिमिटेशन का पेंच फंसा दिया। राहुल बोले कि अगर सरकार की मंशा साफ होती तो महिला आरक्षण तुरंत लागू करती। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी असली मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा कि जिस वर्ग की जितनी संख्या है उसे सत्ता में उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी कोटा होना चाहिए था। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि 2010 में कांग्रेस जो बिल लाई थी उसमें ओबीसी के आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं था, तो राहुल गांधी ने कहा कि उस वक्त भी गलत हुआ था, लेकिन ये गलती सुधारनी होगी और अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रोविजन करेगी। हमारे समय जितने भी थे सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे समय कम था, वो भी खराब है। इनके समय कम था, कम है, ये भी खराब है। हम चेंज चाहते हैं, ठीक है। मेरा कहना है कि जब मैंने ये आंकड़ा देखा मैं हिल गया। आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। हमारी सरकार आएगी, कास्ट सेंसस होगा और देश को पता लगेगा कि हमारे ओबीसी भाई कितने हैं, दलित भाई कितने हैं, और उनको देश को चलाने में भागीदारी मिलेगी। यह मैं आपको कह रहा हूं। यह छोटी प्रोसेस नहीं होगी, एक दिन में नहीं होगा, मगर नियत समझिए। आपको चोट लगती है तो एक्सरे होती है, पता लगाना पड़ता है कि स्ट्रक्चर में कमजोरी कहां है, हड्डी कहां टूटी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, पहला कदम एक्सरे है कि हमें पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया हैं कितने लोग, ओबीसी कितने हैं, अलग अलग कम्युनिटीज कितनी हैं, ट्राइबल्स कितने, ये पहले टेबल पे तो रखो।
डिसीजन लेने से पहले अगर हम अपने सामने डेटा ही नहीं रखेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? राहुल गांधी ने कांग्रेस के जमाने में महिला आरक्षण बिल में हुई गलती पर अफसोस जताया तो बीजेपी के नेताओं ने पूछा, फिर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के बिल को ही पेश करने की मांग क्यों कर रहे थे? सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी अब सिर्फ सियासी बातें कर रहे हैं, उनका मकसद महिलाओं की भलाई नहीं, कांग्रेस की भलाई है। अभी तो रिग्रेट है, तो अब रिग्रेट होकर क्या होगा? और बताएं ना वो कि इस देश के अंदर आज तक लोकसभा और विधानसभा में कहीं ओबीसी को आरक्षण है क्या? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर अनुसूचित जाति, जनजाति जिनके साथ सदियों से भेदभाव हुआ था और जो अपने बलबूते लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीत कर नहीं आ सकते, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया। और आज भी अगर ये आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो कोई SC ST का एक भी व्यक्ति चुनाव जीत कर नहीं आ सकता है। लेकिन आज ओबीसी की क्या स्थिति है? बिहार में 40 MP हैं जिसमें 20 OBC समाज से आते हैं, 20 MP OBC के। अगर 545 अगर MPs को आप ले लें तो कम से कम 300 से ज़्यादा MP आज संसद के अंदर OBC समुदाय से आते हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि अगर कांग्रेस को वाकई में महिलाओं की चिंता थी तो यूपीए सरकार के वक्त ये बिल पास क्यों नहीं कराया, ओबीसी को कोटा तब क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब कास्ट सेंसस हो जाएगा, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो महिलाओं को आज से ज्यादा सीटें मिलेंगी, ज्यादा फायदा होगा। जरूर पहले करना था, कांग्रेस ने नहीं किया, उसको बहुमत था फिर भी नहीं किया। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं सेंसस को। सेंसस में महिला का संख्या बढ़ेगा क्योंकि अभी महिला का जन्म, महिला का संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमको न्याय मिलेगा। एंड महिला का सेंसस, सबका सेंसस होने के बाद, डिलिमिटेशन होने के बाद हमको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, वो हम इंतजार कर रहे हैं। पहले विरोधी दल कहते थे मोदी सरकार महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहती, इसलिए महिला आरक्षण बिल नहीं ला रही है। अब सरकार बिल ले आई, बिल पास हो गया तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं अब बिल क्यों लाए? मतलब मामला सियासत का है। अब एंटी मोदी मोर्चे की पार्टियां महिला आरक्षण बिल में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन देने का मुद्दा उठाएंगे, इसे जाति जनगणना के साथ जोड़ेंगे। फिर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा लगेगा और सिलसिला लोकसभा चुनाव तक चलता रहेगा। हालांकि नरेंद्र मोदी के पास विपक्ष की हर चाल का जवाब है, इसीलिए मोदी को इसकी फिक्र भी नहीं है। विपक्ष मोदी पर इल्जाम लगा रहा है और प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के कामयाब आयोजन में लगी पूरी टीम से मुलाकात की। पूरी दुनिया में दिल्ली में हुई G20 समिट की चर्चा है, हर तरफ भारत की मेहमान नवाजी की तारीफ हो रही है। आज मोदी ने इस आयोजन में लगी पूरी टीम के 3000 मेंबर्स से मुलाकात की, उनसे बात की, उनके अनुभव जाने। यह कार्यक्रम उसी भारत मंडपम में हुआ जहां G20 समिट आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में G20 के आयोजन में शामिल अलग अलग मंत्रालयों के करीब 3000 कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। इसमें ग्राउंड पर काम करने वाले ड्राइवर्स, क्लीनर्स, वेटर्स, दूसरे तमाम स्टाफ मेंबर्स को खास तौर पर बुलाया गया। इस कार्यक्रम के सिटिंग अरेंजमेंट में मोदी के निर्देश पर ही सब लोग बैठे। जूनियर कर्मचारियों को आगे की तरफ बैठाया गया, मंत्री और अधिकारी सबसे पीछे बैठे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इंटरैक्शन के बाद डिनर का आयोजन था। मोदी ने कहा कि G20 समिट की पूरी दुनिया में जो तारीफ हो रही है वो ग्राउंड पर काम करने वाली टीम की मेहनत का नतीजा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की। कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन वो आयोजन गलत वजहों से जाना गया। दुनिया में उसकी वजह से भारत की साख गिरी, उसे आयोजित करने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस टूट गया। लेकिन अब G20 समिट के जरिए भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, नए भारत की झलक दिखाई, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कुछ साल पहले हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स का कार्यक्रम हुआ था। किसी को भी कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा करोगे तो दिल्ली या दिल्ली बाहर का व्यक्ति, उसके मन पे छवि क्या बनती है? आप में से जो सीनियर होंगे उनको वो घटना याद होगी। सचमुच में वो एक ऐसा अवसर था कि हम देश का ब्रांडिंग कर देते,
देश की एक पहचान बना देते, देश के सामर्थ्य को बढ़ा भी देते और देश के सामर्थ्य को दिखा भी देते। लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसी चीजों में वो इवेंट उलझ गया कि उस समय के जो लोग करने धरने वाले थे वे भी बदनाम हुए, देश भी बदनाम हुआ और उसमें से सरकार की व्यवस्था में और एक स्वभाव में ऐसी निराशा फैल गई कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा। हिम्मत ही खो दी हमने। दूसरी तरफ G20, ऐसा तो नहीं है कि कमियां नहीं रही होगी, ऐसा तो नहीं है जो चाहा था उसमें 99-100 के नीचे रहे नहीं होंगे। कोई 94 पहुंचे होंगे, कोई 99 पहुंचे और कोई 102 भी हो गए होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। वो इफेक्ट देश के सामर्थ्य को, विश्व को उसके दर्शन कराने में हमारी सफलता थी। ये जो घटना की सफलता है वो G20 की सफलता और दुनिया में 10 एडिटोरियल छप जाए इससे मोदी का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए आनंद का विषय ये है कि अब मेरे देश में एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया है कि ऐसे किसी भी काम को वे अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि G20 के सफल आयोजन की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है और इससे भारत का मान बढ़ा है। इसलिए अगर बीजेपी चुनावों में इसकी बात करेगी, कांग्रेस के जमाने में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटाले का मुद्दा उठाएगी, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। अब मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति का क्या हाल है आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में सनातन पर चुनावी लड़ाई अब मूर्तियों पर आ गई है। कल शिवराज ने खंडवा में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। आज कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण करके इसका जवाब दिया। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के पाढुर्णा में यह मूर्ति लगाई। इस इलाके में मराठी लोगों की अच्छी खासी तादाद है। इस कार्यक्रम में कमलनाथ ने खास तौर पर मुंबई से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को बुलाया था। कमलनाथ और आदित्य ठाकरे ने मूर्ति के अनावरण से पहले पूजा की। अब तक कमलनाथ करप्शन की बात करते थे, शिवराज पर निशाना साधते थे। आज भी कमलनाथ ने ये सब बातें की, लेकिन कमलनाथ आज खुलकर सनातन पर बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चुनाव से पहले एक ऐसा इशू लेकर आती है। बीजेपी का मकसद असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है, लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटकर वोट हासिल करना है। कमलनाथ ने कहा कि वो हिंदू हैं, बार बार उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपको समझनी है। 2014 में कितनी लंबी चौड़ी बातें हुई थी। 19 में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, याद है आपको। अब ये एक और ध्यान मोड़ने के लिए मुद्दा ला रहे हैं, सनातन धर्म। रोज सनातन धर्म की बात करेंगे। भारत सनातन धर्म का देश है। क्या मुझे खड़े होके यहां अपने आप को कहना मैं पुरुष हूं? ये तो ऐसी स्वाभाविक बात है और यही भारत की सबसे बड़ी मजबूती है और भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। आपके गांव में कितनी जाति के लोग हैं, भाईचारे से रहते हैं, पर आज भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरह बांटो। मणिपुर में क्या हो रहा है, आप लोग तो बहुत दूर हैं, कैसे आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में विवाद। तमिलनाडु में क्या हो रहा है, हिंदी का विवाद, हिंदी का विवाद शुरू करा दिया। ये आज हमें इनकी राजनीति समझनी है। कैसे जनता का ध्यान मोड़ो, जनता का ध्यान मोड़ो, ऐसे मुद्दे ले आओ
जिससे बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का कोई संबंध नहीं है। ये मुद्दे लाओ और जनता उन भावनाओं में बह जाए। आपको सावधान रहना, ये लाएंगे अगले 2 महीने में, 3 महीने में कुछ ना कुछ विवाद पैदा करना चाहेंगे, पर याद रखिएगा ये इनकी राजनीति पहचान लीजिए। मध्य प्रदेश में शिवराज समेत बीजेपी का हर नेता सनातन के अपमान का मुद्दा उठा रहा है। बीजेपी के इसी हिंदुत्व कार्ड का जवाब देने के लिए महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे छिंदवाड़ा पहुंचे थे। आदित्य ठाकरे ने मराठी में भाषण दिया और कमलनाथ की खूब तारीफ की, महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व नकली है, लोग इसे समझ चुके हैं, इसलिए 4 राज्यों के असेंबली इलेक्शन में हर जगह कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये जो झूठे हिंदुत्व की बात करते हैं वो अपने ही लोगों पर लाठियां चलवाते हैं। क्या ये इनका हिंदुत्व है? क्या सच्चे हिंदुत्व वाली सरकार लाठियां चलवा सकती है? ऐसे हिंदुत्व वाली बीजेपी की सरकार आप लोगों को पसंद है क्या? आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में 4-5 महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। पहला एमपी का, दूसरा छत्तीसगढ़ का, तीसरा राजस्थान और चौथा तेलंगाना। आज मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि चारों राज्यों के चुनावों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने कमलनाथ से कहा कि उन्हें यकीन है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसलिए वो शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दें। जैसे ही वो तारीख बताएंगे वो शपथ ग्रहण में आने का टिकट बुक करा लेंगे। कमलनाथ जी, मैंने यही पूछा और यही पूछने आया हूं कि शपथ समारोह के समय कौन सा है और तारीख कौन सी है, तभी मुझे हाजिर होना है। और इसलिए मैं टिकट जब लूंगा तब अभी से बुक करके रखूंगा, क्योंकि मुझे आपको वापस वहां देखना है, उस कुर्सी में देखना है। और सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन इस जनता के लिए और इस मध्य प्रदेश के लिए वहां मुझे आपको देखना है। कमलनाथ खुद को सनातनी बता रहे हैं, शिवाजी की मूर्ति लगवा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से कथा करवा रहे हैं, बार बार सनातन की बात कर रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ ड्रामा कर रहे हैं। कमलनाथ मौसमी हिंदू हैं। शिवराज ने वो वक्त भी याद दिलाया जब खुद कमलनाथ ने शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगने दी थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब चुनाव करीब है तो कमलनाथ को हिंदुत्व याद आ रहा है, शिवाजी की याद आ रही है। जिन्होंने सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था। और तब हमारी सरकार नहीं थी, मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं कि जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी आजकल भक्ति भाव में डूबे हैं। शिवराज आज 3 हफ्ते में तीसरी बार महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां कई डेवलपमेंट स्कीम्स की शुरुआत की, कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। उज्जैन में 500 करोड़ की लागत से बनने वाले भक्त निवास का भूमि पूजन किया। शिवराज ने कहा कि उन्होंने महाकाल की पूजा करवाई तो मध्य प्रदेश में बारिश हुई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कमलनाथ उनकी भक्ति पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक की वजह से उज्जैन के लोगों की जिंदगी बदल गई, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ गया, लेकिन ये बात कमलनाथ को पसंद नहीं आ रही है। वो बार बार महाकाल लोक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाकाल उनके साथ हैं और उनकी कृपा से वो अपना काम करते रहेंगे। कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी से कोई 25-50 हजार का काम भी मांग लो तो वो रोते ही रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे उनका मामा नहीं औरंगजेब हो गया जो खजाना घर ले गया।
वो रोते ही रहते थे, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं महाकाल महाराज की कृपा जो हम पे बरसती है उसके आधार पर कह रहा हूं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। महाकाल महाराज की कृपा बरसती है। डमरू भी ले जाऊंगा, त्रिशूल भी ले जाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो भोले बाबा की भक्ति में लीन होकर डमरू बजाऊंगा भी। लेकिन कांग्रेसी बड़े परेशान है। अब महाकाल महालोक पे आरोप लगा दिए। शर्म नहीं आई कांग्रेसियों तुम्हें? जिस महाकाल महालोक ने उज्जैन की सूरत बदल दी, वहां आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे महाकाल महाराज गड़बड़ करने वालों को भस्म कर दें, कोई छोड़ेंगे क्या वो? लेकिन ये लोग और कुछ नहीं मिलता, गड़बड़ हो गई, मूर्ति गिर गई। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। कम से कम मंदिर तो छोड़ दो, भगवान को तो छोड़ दो। लेकिन झूठे आरोप लगाते रहते हैं। जलने वाले जला करें, हम रुकने वाले नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान विकास का दावा कर रहे हैं, निवेश की बात कर रहे हैं, लेकिन आज कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह अब कितनी भी घोषणाएं कर लें, कितने भी शिलान्यास कर लें, अब जनता उनके छलावे में नहीं आएगी। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि शिवराज के राज में सिर्फ करप्शन हुआ, विकास नहीं। शिवराज सिंह जी तो ऐसे हैं कि झूठ को भी शर्मा देते हैं। शिवराज सिंह जी आज जगह जगह घूम रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि 3 महीने के मेहमान हैं। पंचायत से लेके मंत्रालय के भ्रष्टाचार में नंबर 1। ऐसा भ्रष्टाचार कौन आएगा मध्य प्रदेश में? किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा? ये आज जब मैं कहता हूं कि आप मध्य प्रदेश आइए, हमारे परासिया में, हमारे छिंदवाड़ा में आप उद्योग लगाइए, कहते इतना भ्रष्ट प्रदेश जहां दरवाजे से ही हमें पैसे मांगे जाते। यूपी में एक महिला कांस्टेबल पर हमला करने वाले अपराधी को आज यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। आज अयोध्या में हुए एनकाउंटर में महिला सिपाही पर हमले का आरोपी अनीस खान मारा गया। उसके 2 साथी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी पुलिस अनीस को पिछले 21 दिनों से तलाश कर रही थी। अनीस खान पर इल्जाम था कि उसने 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में एक महिला सिपाही पर हमला किया था। उस पर चाकू से कई वार किए थे। गंभीर रूप से घायल महिला सिपाही को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। चूंकि यह घटना ट्रेन में हुई थी, इसलिए शुरुआती जांच रेलवे पुलिस ने की। बाद में मामले को यूपी एसटीएफ ने टेक ओवर कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्धों का सुराग लगाया। संदिग्ध अपराधियों की तस्वीर घायल महिला सिपाही को दिखाई और उसके शिनाख्त करने के बाद इनकी तलाश शुरू हुई। आज सुबह अयोध्या पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि अनीस अपने साथियों के साथ अयोध्या के ही इनायत नगर इलाके में छिपा हुआ है। और जब लोकल पुलिस और एसटीएफ की टीम वहां पहुंची तो अनीस और उसके साथियों ने भागने की कोशिश की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अनीस मारा गया और उसके 2 साथी जख्मी हो गए। दिनांक 29-30 की रात में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला हेड कांस्टेबल को इंजर्ड करने का प्रकरण हुआ था। इसमें थाना क्षेत्र अयोध्या जीआरपी में मुकदमा दर्ज किया गया था। अंतर्गत धारा 332, 307, 354 ख में दर्ज किया गया था। दौरान विवेचना इसमें धारा 394 की प्रगति हुई थी। इसी क्रम में एसटीएफ की टीम्स लगी हुई थी। जिला पुलिस के साथ कई सूचनाएं साझा हो रही थी। इसी क्रम में कई टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने जो विक्टिम थी उनको एक फ़ोटो की पहचान करवाई थी, जिसके बेसिस पे फर्दर डेवलप करते हुए अयोध्या पुलिस के साथ उन्होंने सूचना साझा की थी। इसी क्रम में आज एक सूचना में अयोध्या पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम ने थाना क्षेत्र इनायत नगर में एक जगह पर रेड करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया था। जिसके क्रम में अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। इसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस टीम 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाई, जो कि मौके पे इंजर्ड हो गए थे। एक अभियुक्त मौके से फायरिंग करते हुए भाग गया था। उस उक्त अभियुक्त के लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार लगी रही। उस उक्त अभियुक्त को थानापुरा के लंदर क्षेत्र में दोबारा पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया। उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जिसके क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जिसके उसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गोली लगी थी, जिनको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल इलाज के दौरान एक अभियुक्त अनीश खान सन ऑफ रियाज खान रहने वाला जो हैदरगंज थाना क्षेत्र का है, उसकी मृत्यु हो गई है। 2 अभियुक्त आज़ाद सन ऑफ मुख्तार जो कि हैदरगंज का रहने वाला है, और बिशंबर दयाल सन ऑफ प्रेम नारायण जो कि कूड़े भार सुल्तानपुर का रहने वाला है, ये दोनों इंजर्ड है, अंडर ट्रीटमेंट है।
पुलिस से मुठभेड़ में अपराधी मारा गया तो समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल उठा दिया। अनीस के एनकाउंटर को कम्युनल रंग दे दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि सिर्फ छेड़खानी के आरोपी को मार देना ये कहां का इंसाफ है। एसटी हसन ने मांग की कि अपराधी को गोली से मारने वालों को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अगर सिर्फ बदसलूकी करने की सजाए मौत हो जाए, और जो नाम से जाहिर है किस क्लास के लिए है ये, इससे ज़्यादा अफसोसनाक और क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से योगी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान सब उनको अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, वो सबके संरक्षक हैं। अगर एक किसी शख्स ने किसी महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी कर दी या कुछ हॉट टॉक्स हो गई उसकी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको एनकाउंटर में मार दिया जाए जान से। पुलिस कह रही है कि वो गोली चला रहा था, आत्मरक्षा में कदम उठाया गया है और अपराधी था, इस तरह के जो जुर्म है करता रहा, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ये थोड़ी कह देगी कि हमने बिला वजह गोली मार दी। पुलिस तो ये कहेगी अपने बचाव के अंदर। ये तो जांच का विषय है, जांच कराई जाए कि उसकी गोली क्यों मारी गई, और उसके बाद मारने वालों को भी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में पहली बार इंडियन एयरफोर्स का एयर शो हुआ। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 76 साल पूरे होने और जम्मू वायुसेना स्टेशन की डायमंड जुबली पर यह एयर शो हुआ। हमारे सारे भाई बहन जो पीर बाबा के एयर शो में सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने हॉक MK-132 विमानों के शानदार करतब दिखाए। इसके अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के डिस्प्ले के साथ एयर वॉरियर ड्रिल टीम, आकाश गंगा डेयरडेविल स्काई डाइविंग टीम, इन्होंने आसमान में करतब दिखाए। जम्मू में तैनात 130 हेलीकॉप्टर यूनिट और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज ने फील्ड ऑपरेशन का डिस्प्ले किया। टारगेट डिस्ट्रॉय करने के बाद हेलीकॉप्टर्स की लिफ्टिंग भी दिखाई। एयर शो के दौरान मौसम खराब था। बारिश की वजह से कार्यक्रम को 15 मिनट पहले ही रोक देना पड़ा। फिर भी इस एयर शो को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। हमारे सारे भाई बहन जो पीर बाबा के दोनों साइड पर बैठे हैं, सूर्य किरण टीम का फॉर्मेशन टेक ऑफ देखने वाले हैं। आज की बात में इतना ही।